नॉर्थ वेस्टर्न अरेबिया में एक शानदार सिविलाइजेशन हुआ करती थी, नबातियन सिविलाइजेशन, जिसका घर हुआ करता था पेट्रा। आज का जो जॉर्डन है, अरब के प्राचीन इतिहास में वो पेट्रा हुआ करता था। अरब का यह शहर 20 से 30 हजार लोगों का घर था। साथ ही उस टाइम एक बड़ा ट्रेड हब भी माना जाता था। भारत जब अरब की बाकी ट्राइब पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, ओसिस की तलाश में होते थे, उस टाइम नबातियन ने रेगिस्तान के बीच डैम और कनाल्स बना रखे थे। उनका यह सिस्टम कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक अरब में करीब 360 बुत पूजे जाते थे और इसमें कुछ बड़े बुत होते थे तो कुछ छोटे बुत भी हुआ करते थे। और इन सभी बुतों में उनका जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम था हुबल। यहां तक कि आज जो काबा मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा वर्शिप प्लेस है, जहां पूरी दुनिया से मुसलमान काबा का तवाफ करके हज करने आते थे, उस काबा में भी एक कबीला था बनु थकीफ, जो कि अल्लात को पूजता था। और आज का जो ताइफ है, वहां पर अल्लात का प्राइम टेंपल हुआ करता था, जिसे बाद में प्रॉफिट के ऑर्डर के बाद डिमोलिश कर दिया गया। इसी तरह एक कबीला था बनु कल्ब, जो कि वध की पूजा करता था। एक कबीला था मुराद। अरब में एक एम्पायर हुआ करती थी, सबाइन एम्पायर, जिसका सेंटर आज का यमन हुआ करता था। और इस एम्पायर का जिक्र बाइबल में शेबा के नाम से मौजूद है। साथ ही इसका जिक्र कुरान के चैप्टर 27 की वर्स 20 से 44 में भी देखने को मिलता है, जहां उस टाइम एक प्रैक्टिस जिसे वाद अल बनात, फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता था, वो इतनी कॉमन थी कि कई ट्राइब में बेटी का पैदा होना कर्ज माना जाने लगा। औरतों को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, चौराहों पर उन्हें बेचा जाता, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता। उनके अपने कोई राइट्स नहीं थे, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जा रहा था। एक स्कॉलर थे अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल रहमान अल दरीमी। इन्होंने लिखा, लोगों के दिल पत्थर हो गए थे। हर रोज रेगिस्तान में एक मासूम बच्ची के लिए गड्ढा खोदा जाता था। इंसान लकड़बग्घों से ज्यादा ब्रूटल हो गए। और इसी काले अंधेरे के बीच एक उम्मीद की रोशनी चमकती है, जो न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। और वो रोशनी थी आज से करीब 20 से 25 मिलियन साल पहले अफ्रीकन जमीन के टेक्टोनिक प्लेट के बीच एक बड़ा बदलाव होता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच एक मैसिव क्रैक पड़ता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जन्म होता है रेड सी का। साथ ही एक नया रीजन अरब वर्ल्ड दुनिया के नक्शे पर आता है। अफ्रीका में हुआ यह बड़ा बदलाव सिर्फ एक क्रैक नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया की ऐसी शुरुआत थी जो आगे चलकर अपनी अलग कहानी लिखने वाली थी। जहां इस नए रीजन के चारों तरफ पानी के रास्ते थे, रेड सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ एडन। और इन पानी के रास्तों ने इस जमीन को एक प्रायद्वीप बना दिया था, जिसे जजीरत अल अरब कहा गया। एक जमीन जो कभी एक बड़े कॉन्टिनेंट का छोटा सा हिस्सा हुआ करती थी, वो अब खुद एक नई दुनिया बनने जा रही थी। और इस जियोग्राफिकल आइसोलेशन ने अरब को एक यूनिक आइडेंटिटी दी, जहां बाद में अलग अलग ट्राइब और कल्चर की शुरुआत होती है, जिसमें इस पूरी जमीन को 3 बड़े पार्ट में बांटा गया, जिसका हर पार्ट अपनी खासियत के लिए मशहूर था। पहला हिजाज, जो अरब के वेस्ट में लोकेटेड है, जहां आज मक्का, मदीना और जिद्दा जैसे हाईटेक शहर मौजूद है। और ये एरिया ट्रेड और रिलीजन का सेंटर बना हुआ है। दरअसल दुनिया के लोग जब ट्रेड के लिए निकलते थे तो अरब के इसी रास्ते से गुजरा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर मुसलमानों का स्पिरिचुअल प्लेस काबा भी मौजूद है, जहां पूरी दुनिया से लोग इबादत के लिए आते हैं। आज भी अरब का यह इलाका स्पिरिचुअल और कमर्शियल दोनों एतबार से बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा असीर, यह इलाका अरब के साउथ में लोकेटेड है। यहाँ की उबड़ खाबड़ पहाड़ियां और थोड़ी सी बारिश ने इस एरिया को खेती के लिए थोड़ा सा बेहतर बना दिया। बाकी अरब के कंपैरिजन में असीर थोड़ा सा ज्यादा हरा भरा था, जो कि आज भी है। रेगिस्तान के बीच ये इलाका ऐसे था जैसे एक छोटी सी ओसिस, जहां लोग थोड़ी बहुत खेती और ट्रेड के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे थे। तीसरा पार्ट था नजद, और यह इलाका सेंट्रल अरेबिया में लोकेटेड है, जहां सिर्फ चट्टान और रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और यह इलाका यहाँ के बेडुइन ट्राइब का घर हुआ करता था, जो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद ओसिस यहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन हुआ करती थी। हालांकि नजद के टफ एनवायरनमेंट ने यहाँ के लोगों को भी टफ बना दिया था। अब ये ओसिस क्या है, इसे भी आप जान लें ताकि आगे बात समझने में आसानी हो। ओसिस रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह होती है जहां पानी का नेचुरल सोर्स होता है, जैसे एक छोटा सा तालाब या झील। इसके आसपास थोड़ी हरियाली होती है, पेड़ पौधे उगते हैं और जानवर के लिए चारा मौजूद होता है। कुछ ओसिस जैसे अल उला और खैबर ट्रेड रूट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। और रेगिस्तान के बीच ये ओसिस किसी जन्नत से कम नहीं होता, जहां पानी और खाना दोनों मिल जाता है, जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। और नजद के ओसिस बेडुइन ट्राइब के लिए लाइफलाइन हुआ करते थे, जहां वो अपने जानवर ले जाते और टेम्परेरी कैंप्स बना लेते थे। हालांकि अरब की जमीन जो कि सख्त थी, जिसमें पहाड़ियां थी, साथ में तपता हुआ रेगिस्तान, जहां दिन की गर्मी जला देने लायक होती थी, जबकि रात में यह इलाका इतना ठंडा होता था कि हड्डियां जमा देती थी। पानी की कमी, खाने की तंगी और एक्सट्रीम मौसम ने यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को एक चैलेंज बना दिया था। लेकिन यहाँ के लोगों ने न सिर्फ इस इलाके में सरवाइव किया, बल्कि अपने लिए एक वाइब्रेंट कल्चर भी बना लिया। आप ये याद रखें, ये रीजन कुछ लोगों का घर तो बन गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ था। हालांकि जो लोग यहाँ रहते थे वो बेसिकली 2 ग्रुप में बटे हुए थे, जिसमें एक थी बेडुइन ट्राइब। ये लोग रेगिस्तान के असली मास्टर थे। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल था। भेड़, बकरी, ऊंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते, जहां थोड़ी सी हरियाली या पानी मिल जाता
वही इनका घर बन जाता। इनके लिए उसी जिंदगी का एक बेस था। ये लोग इतने इंडिपेंडेंट थे कि इन पर कोई हुकूमत नहीं करता था। बेडोइन अपने जानवर के साथ गर्मी और सर्दी के मौसम में नई जगह की तलाश में निकल पड़ते और उनकी जिंदगी पानी के इर्द गिर्द घूमा करती थी। दूसरा, नोमैडिक ट्राइब। ये भी रेगिस्तान में घूमते थे, लेकिन इनका फोकस थोड़ा सा शिकार, छोटे मोटे ट्रेड या कभी कभी थोड़ी खेती पर भी होता था। नोमैडिक ट्राइब बेडोइन से थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, जो अपने सर्वाइवल के लिए अलग अलग तरीके अपनाया करती थी। जहां बेडोइन ट्राइब अपने जानवर ऊंट, भेड़, बकरी के साथ एक फिक्स्ड पैटर्न में माइग्रेट करते थे, उनका पूरा फोकस लाइव स्टॉक रिपेयरिंग पर था और वो अपने जानवर के लिए घास का मैदान ढूंढते थे। तो वहीं नोमैडिक ट्राइब थोड़ी सी ज्यादा वर्सेटाइल थी। हालांकि दोनों रेगिस्तान के एक्सपर्ट थे। दोनों ट्राइब के लिए ओसिस एकमात्र सहारा हुआ करती थी। जहां पानी मिलता वहीं इनकी जिंदगी खिल उठती थी। अरब के इन ट्राइब्स ने रेगिस्तान के टफ कंडीशन में जीना सीख लिया था। वो रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच मास्टर बन गए थे। और जैसा कि भी आपको बताया, ये ट्राइब इतनी इंडिपेंडेंट थी कि बाहर की दुनिया के लिए ये एक मिस्ट्री थी। लेकिन ट्रेड रूट और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ये धीरे धीरे दुनिया से कनेक्ट होने लगते हैं, खास करके पेट्रा जैसे ट्रेड हब के जरिए। नॉर्थ वेस्टर्न अरेबिया में एक शानदार सिविलाइजेशन हुआ करती थी, नबातियन सिविलाइजेशन, जिसका घर हुआ करता था पेट्रा। आज का जो जॉर्डन है, अरब के प्राचीन इतिहास में वो पेट्रा हुआ करता था। अरब का यह शहर 20 से 30 हजार लोगों का घर था। साथ ही उस टाइम एक बड़ा ट्रेड हब भी माना जाता था। भारत और इजिप्ट से कीमती मेटल जैसे सोना, चांदी और कुछ कीमती पत्थर भी यहीं से गुजरा करते और खास करके मसाले पेट्रा के बाजार की शान हुआ करते थे। इस बाजार में भारत और सीरिया से लाए गए रेशम के कपड़ों को बेचा जाता और यहाँ जो बाहर के लोग आते थे वो यहाँ से खजूर और जैतून जैसी चीजें लेकर जाया करते थे। उस टाइम का एक इंपॉर्टेंट एसेट जिसमें मिस्र और रोम में बने कांच और मिट्टी के बर्तन जो काफी फेमस हुआ करते थे, वो भी पेट्रा के बाजारों में बिकते थे। अरब का ये ट्रेड अब पेट्रा, मेडिटेरियन सी, रेड सी और रेगिस्तान के रास्तों से जुड़ा हुआ था। और सबसे खास बात, यहाँ की लोगों की अद्भुत कारीगरी, यहाँ की खूबसूरती आज भी लोगों को हैरान करती है। यहाँ के टेम्पल और टोम जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो दिखने में बेहद ही शानदार हैं। आज भी हजारों टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। पेट्रा के आइकॉनिक अल खजने, जिसे द ट्रेजरी भी कहा जाता है, उसे देखकर लगता है जैसे चट्टानों में जादू भर दिया गया हो। लेकिन जैसा भी आपको बताया कि इस रीजन में अब तक इस्लाम का बोलबाला नहीं होता और पेट्रा में जो लोग रहते थे वो मेनली दो मूर्तियों की पूजा करते थे, जिसमें एक था दुसारा और दूसरा अल्लाह। दुसारा को पहाड़ों का देवता माना जाता था और उनका मानना था कि वो उनकी सेफ्टी इंश्योर करता है। लोग बड़े शौक से इसकी पूजा करते थे और पेट्रा में इसका एक बड़ा टेंपल भी हुआ करता था। जबकि अल्लाह को युद्ध की देवी, गॉडेस ऑफ वॉर माना जाता है, जिसे सिर्फ पेट्रा में नहीं बल्कि अरब की अलग अलग सिविलाइजेशन में भी इसकी पूजा हुआ करती थी। कई सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि दुसारा अल्लाह का बेटा था। खैर, नबातियन जो रिलीजियस तो थे ही, बुत पर उनका यकीन भी जबरदस्त था, लेकिन बाकी अरब की जो ट्राइब हुआ करती थी उनमें नबातियन उनसे ज्यादा स्मार्ट थे। और ये नबातियंस ग्रीक और रोमन कल्चर से इंस्पायर्ड थे। उनका आर्किटेक्चर और आर्ट में ये झलक साफ दिखाई भी देती है। लेकिन एक चीज और थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी और वो थी उनकी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। जब अरब की बाकी ट्राइब पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, ओसिस की तलाश में होते थे, उस टाइम नबातियन ने रेगिस्तान के बीच डैम और कनाल्स बना रखे थे। उनका यह सिस्टम इतना एडवांस था कि उनके एग्रीकल्चर और ट्रेड को जबरदस्त सपोर्ट देता था। आप सोचें, जब पूरा अरब पानी के लिए तरस रहा हो, वहां एक सिविलाइजेशन के पास इतना सोफिस्टिकेटेड वाटर सिस्टम हो, वो कैसे कामयाब नहीं हो गया। और उनके इसी टेक्निक ने पेट्रा को एक अमीर और पावरफुल ट्रेड हब बनाया हुआ था, जहां इंडिया, इजिप्ट और रोम के ट्रेडर्स खरीद फरोख्त के लिए खींचे चले आते थे। अब अगर इस पेट्रा को छोड़ दे तो बाकी अरब में जो कंडीशन थी वो काफी अलग थी, खास करके रिलीजियस मामले में। जैसा आपको बताया, पेट्रा में मेनली दो बुत की पूजा हुआ करती थी, दुसारा और अल्लाह, जबकि बाकी अरब में अलग अलग रीजन के अलग अलग ट्राइब में अलग अलग बुत पूजे जाते थे। इस्लाम आने से पहले अरब रीजन में आइडल वर्शिप एक बड़ा पार्ट हुआ करता था, जो कि पूरे अरब में दिखता भी था। और जैसा भी आपको बताया, यहां रहने वाली हर ट्राइब अपने खुद के गॉड्स या आइडल की पूजा करती थी और इन बुतों की तादाद का सही अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक अरब में करीब 360 बुत पूजे जाते थे और इसमें कुछ बड़े बुत होते थे तो कुछ छोटे बुत भी हुआ करते थे। और इन सभी बुतों में उनका जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम था हुबल। यहां तक कि आज जो काबा मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा वर्शिप प्लेस है, जहां पूरी दुनिया से मुसलमान काबा का तवाफ करके हज करने आते थे, उस काबा में भी हुबल का बुत रखा जाता था। और वहां की रहने वाली एक ट्राइब कुरैश हुबल को पूजती भी थी। काबे के अंदर हुबल के साथ करीब 360 बुत और भी रखे गए थे, जिसमें अलग अलग कबीलों को अलग अलग बुत रिप्रेजेंट किया करते थे। जैसे एक कबीला था बनु थकीफ, जो कि अल्लाह को पूजता था और आज का जो ताइफ है वहां पर अल्लाह का प्राइम टेंपल हुआ करता था, जिसे बाद में प्रॉफिट के ऑर्डर के बाद डेमोलिश कर दिया गया। इसी तरह एक कबीला था बनु कल्ब, जो कि वध की पूजा करता था। एक कबीला था मुराद, जो कि यागूट नाम का बुत पूजता था। और ऐसे ही अलग अलग कबीले के अलग अलग बुत थे। हालांकि कुछ कॉमन बुत भी थे जो कई कबीलों में पूजे जाते थे, जैसे अल्लात, अल उज्जा
और मनात। काबा जो आज इस्लाम का सबसे इंपॉर्टेंट वर्शिप प्लेस है, उस टाइम जब अरब में इस्लाम का बोलबाला नहीं था, तब यही काबा पॉलिथिस्टिक वर्शिप का सेंटर बना हुआ था। और तब भी लोग यहाँ हज के लिए आते थे, लेकिन उस टाइम ये बुत परस्ती का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि अरब में इस्लाम के उरूज से पहले सिर्फ बुत ही नहीं बल्कि स्टार, प्लेनेट और नेचुरल एलिमेंट जैसे सूरज और चांद की भी पूजा हुआ करती थी। सिंपल वर्ड में कहें तो अरब का रिलीजियस लैंडस्केप एक कॉम्प्लेक्स मिक्सअप बना हुआ था, जहां हर ट्राइब का अपना बिलीफ सिस्टम था, जो कि अरब के उन सभी कबीलों के लिए कॉन्फ्लिक्ट की एक वजह भी बन गया था। दरअसल अरब के जो कबीले थे उनका मानना था कि वो जिस भी बुत को पूजते हैं वही सबसे ताकतवर है, और हर कबीले की ये सोच उन्हें आपस में लड़ाती थी। मतलब तुम्हारा देवता ज्यादा ताकतवर है या हमारा देवता, आओ लड़कर देख लें। और इसी कॉन्फ्लिक्ट और कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस की वजह से एक बार फिर अरब की तस्वीर बदलना शुरू होती है, लेकिन अभी भी अरब में इस्लाम का कोई जिक्र नहीं होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी सी नॉर्दर्न अरेबिया में जो नोमैडिक सोसाइटी थी, अब उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। सटल सोसाइटीज जैसे नबातियंस धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जबकि बेडुइन और नोमैडिक ट्राइब अपने लाइव स्टॉक और छोटे मोटे ट्रेड के साथ फाइनेंशियली मजबूत होने लगते हैं। ये लोग अपनी भेड़, बकरी, ऊंट और ट्रेड के जरिए धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी चीज अरब के लोगों में दिखाई देती है, और वो थी राइटिंग। 4th सेंचुरी आते आते नबातियन स्क्रिप्ट से अरेबिक स्क्रिप्ट डेवलप होती है, और ये स्क्रिप्ट अरब दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होती है। ट्रेड और कल्चर दोनों के लिए अरेबिक स्क्रिप्ट जबरदस्त फायदा देती है। अब अरब के लोगों को अपनी कहानियां, ट्रेड एग्रीमेंट और कल्चरल नॉलेज को रिटर्न में सेव करने का मौका मिलता है, और ये एक ऐसा टूल बनता है जो अरब को एक नई रोशनी देता है। और इस तरह ट्रेड रूट के थ्रू उनका कल्चर दुनिया में स्प्रेड होना शुरू होता है, और साथ में पोएट्री का सुनहरा दौर भी अरेबियन सोसाइटी में इंटर करता है। इस्लाम से पहले पोएट्री अरब का सबसे बड़ा पार्ट हुआ करती थी। इसमें कसीदा स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था, जिसमें 60 लाइन के पोएम जो राइम के साथ लिखे जाते थे, जिसमें लव, रिवेंज और ट्राइबल ऑनर की कहानियां होती थी, उसे लोग खूब पसंद किया करते थे। एक फेमस पोएट थे ताबता शर्रान, जो अपने वेंजफुल वर्सेस के लिए खूब मशहूर थे, जिनके वर्ड आज भी अरब लिटरेचर में जिंदा है। और उनकी ये पोएम सिर्फ शायरी नहीं थी, ये अरब के कल्चर, जज्बात और हिस्ट्री का आईना हुआ करती थी। और ये जो पोएट होते थे उन्हें ट्राइब में बड़ी इज्जत मिलती थी, और उनका लिखा कसीदा ट्राइबल गैदरिंग में सुनाया जाता था, जहां लोग उनकी तारीफ में धूम मचाते थे। इस्लाम के उरूज से पहले अरब का ये दौर उनके लिए उनका गोल्डन एज हुआ करता था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक डार्क फेज होता है, अब अरब की कहानी में भी उनके डार्क फेज की शुरुआत होती है, जिसे जमाने जाहिलिया, एज ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। यह वो दौर था जब अरब में जुल्म, जाहिलियत चरम पर थी। इंसान खुद इंसानियत का दुश्मन बन चुका था। अरब में एक एम्पायर हुआ करती थी, सबाइन एम्पायर, जिसका सेंटर आज का यमन हुआ करता था। और इस एम्पायर का जिक्र बाइबल में शेबा के नाम से मौजूद है। साथ ही इसका जिक्र कुरान के चैप्टर 27 की वर्स 20 से 44 में भी देखने को मिलता है, जहां बिल्किस का जिक्र आता है, जिसमें एक क्वीन की बात करी गई है जो हजरत सुलेमान के दावत पर इस्लाम कबूल करती है। उस टाइम ये जो सबा था वो अरब का एक अमीर ट्रेड हब माना जाता था, क्योंकि इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड रूट यहीं से गुजरा करते थे। इनके पास वाटर कंजर्वेशन का बढ़िया इंतजाम था, जहां इन्होंने मरीब नाम का एक डैम बना रखा था, जो इनके एग्रीकल्चर के लिए लाइफलाइन माना जाता था। यह डैम इतना एडवांस था कि इसने सबा को खेती और ट्रेड में अरब का सुपर पावर बना दिया था। लेकिन यहां भी वही कहानी, टाइम के साथ ट्रेड रूट बदलते गए। अब लोग सबा से होकर गुजरने के बजाय डायरेक्ट इंडिया जाने लगे, और इस तरह सबा का ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसके बाद इनका दूसरा एसिड मरीब डैम, जो कि रख रखाव की कमी और बदलते एनवायरमेंट की वजह से कोलैप्स कर गया, और सबा का इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। और इस तरह अरब में जन्म होता है ट्राइबल वॉरफेयर का। हर ट्राइब अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने लगी, और उनका यह कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ता ही गया, जिसमें सबसे दर्दनाक पहलू था औरतों और लड़कियों पर जुल्म। जहां लड़कियों को जिंदा दफन किया जाने लगा, एक बाप के लिए बेटी का पैदा होना उनके लिए शर्म की बात बन गई। उस टाइम एक प्रैक्टिस जिसे वाद अल बनात, फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता था, वो इतनी कॉमन थी कि कई ट्राइब में बेटी का पैदा होना कर्ज माना जाने लगा। औरतों को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, चौराहों पर उन्हें बेचा जाता, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता। उनके अपने कोई राइट्स नहीं थे, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जा रहा था। एक स्कॉलर थे अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल रहमान अल दरीमी, इन्होंने लिखा, लोगों के दिल पत्थर हो गए थे। हर रोज रेगिस्तान में एक मासूम बच्ची के लिए गड्ढा खोदा जाता था। इंसान लकड़ बग्गों से ज्यादा ब्रूटल हो गए थे। हालांकि यह जुल्म सिर्फ औरतों तक ही सीमित नहीं था। अरब में गुलामी एक बड़ा इशू हुआ करती थी, जहां कैप्चर्ड लोगों को स्लेव बना लिया जाता था, उन्हें पीटा जाता, जानवरों की तरह उनसे काम कराए जाते थे। अरब का यह दौर इंसानियत के लिए काला दाग बन गया था। इसके अलावा जमाने जाहिलिया में ट्राइब के बीच राइवलरी एक बड़ा इशू बन गई थी। हर ट्राइब अपने ऑनर और पावर के लिए एक दूसरे से लड़ती, छोटी छोटी बात पर खून खराबा हो जाता, और रिवेंज एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी। जस्टिस का तो मानो
कोई सिस्टम ही नहीं था। इसके अलावा एक और चीज थी, झूठी इज्जत। भाई तेरी इज्जत चली गई, इस टाइप वाली। उस टाइम अरब ट्राइब में हॉस्पिटैलिटी ट्राइबल ऑनर का काम किया करती थी। अगर किसी ट्राइब में कोई गेस्ट आता तो ट्राइब के लोग पूरी तरह उसकी हिफाजत किया करते थे, और इस बीच अगर कोई छोटी मोटी चीज इधर उधर हो जाती तो बाकायदा यह समझा जाता कि अब तो इज्जत चली गई, और इसके लिए भी बदला लिया जाता था। जमाने जहिलिया में कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी थी जो इस रीजन में बुराई का जड़ बनी थी, जैसे गैम्बलिंग और शराब। लोग गैम्बलिंग और शराब में डूबे रहते थे। लोग जादू टोना, एविल स्पिरिट पर तगड़ा भरोसा किया करते थे। उस दौर में पूरा अरब बुराई के अंधेरे में डूबा हुआ था, और इसी काले अंधेरे के बीच एक उम्मीद की रोशनी चमकती है जो न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। और वो रोशनी थी प्रॉफिट मोहम्मद की आवाज, जो सिर्फ 20 सालों में अरब के हर जुल्म को उखाड़ कर फेंक देते हैं। जो लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करते थे उन्होंने अपनी बेटियों को रहमत समझना शुरू किया। जो औरतें चौराहों पर बिकती थी उन्हें इज्जत और आजादी दी गई। गुलामों को आजाद किया गया और उन्हें बराबर का दर्जा दिया गया। हजरत बिलाल जो कि एक काले गुलाम थे और कुरैश की बर्बरियत को झेला करते थे, प्रॉफिट ने उन्हें न सिर्फ आजादी दिलाई बल्कि बाकी अरब के सरदार के होते हुए भी काबे की छत पर अजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना। आपने एक ऐसा सिस्टम दिया जहां जस्टिस, इक्वालिटी और एक अल्लाह की इबादत का रास्ता खुल गया। जहां पूरे अरब में अलग अलग बुत की पूजा हुआ करती थी, सैकड़ों बुत, हर ट्राइब का अपना अलग अलग देवता होता था। उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाया गया जिसने सबको एक साथ जोड़ दिया। यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल था कि इसने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को ही बदल दिया। आज अरब वर्ल्ड में क्राइम रेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। दुबई जैसे शहर दुनिया के सेफेस्ट प्लेसेस में गिने जाते हैं, जबकि ये वही जमीन है जो कभी जुल्म और जहिलियत का घर बन गई थी, लेकिन आज अमन और प्रोग्रेस की मिसाल बनी हुई है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अरब वर्ल्ड आज एक इंपॉर्टेंट रीजन बना हुआ है जहां कल्चर, ट्रेड और टेक्नोलॉजी का एक शानदार मिक्सअप आपको देखने को मिलता है। यह थी इस्लाम से पहले वाली अरब की कहानी, जहां एक जमीन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी, जहां रेगिस्तान और ओसिस के बीच वाइब्रेंट कल्चर ने अपनी कहानियां लिखी। हिजाज के शहर, पेट्रा के शानदार टोम, पोएट का सुनहरा दौर, नबातियंस के वाटर कंजर्वेशन का जादू और काबा का रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इन सभी ने इस लैंड को एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। जमाने जहिलिया के अंधेरे, फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्लेवरी, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट और आइडल वर्शिप से बिल्कुल अलग एक नई रोशनी ने इसे दुनिया के स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। यह सिर्फ अरब की हिस्ट्री नहीं, ये एक एपिक ऑफ सर्वाइवल है जो आज भी हमें यह सिखाती है कि अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, और उस रोशनी का नाम है प्रॉफिट मोहम्मद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अरब में इस्लाम कैसे आगे बढ़ा, इस्लाम का बोलबाला कैसे हुआ, इसकी एक सेपरेट वीडियो जल्द आएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।